नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है। साथ ही स्वास्थ्य और भलाई के लिए समग्र दृष्टिकोण भी देने वाला है। यह महज व्यायाम के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में भी है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपटने में मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए इस भाषण के बाद महज 90 दिन के भीतर भारत द्वारा दिए गए योग दिवस के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया। दुनिया के 193 देशों ने इसे मनाने पर अपनी सहमति दी। संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी दिवस के प्रस्ताव को सबसे कम समय में और सबसे ज्यादा सह प्रायोजकों के साथ समर्थन मिलने का यह एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आने वाली 21 जून को देश के साथ सारी दुनिया इसे दूसरी बार मनाने जा रही है। इसका समर्थन आखिर दुनिया करे भी क्यों ना, क्योंकि यह किसी एक देश, समाज अथवा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि यह जन जन के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का अहम जरिया है। योग और योग दिवस के विभिन्न पहलुओं पर ही आज हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ हैं योग गुरु श्री सुरेश रमनानी जी, जो कि अपने व्यावसायिक क्षेत्र के तहत कई लोगों को नियमित योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ ही इनके जो कार्य हैं उनके ऊपर हमने एक स्टोरी भी बनाई है, जो बुलेटिन के शुरुआत में, माफ कीजिएगा, इस कार्यक्रम की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम उस स्टोरी को आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ है दूसरे खास मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, जो कि पर्यावरणविद होने के साथ प्रसिद्ध स्तंभकार हैं और विभिन्न विषयों पर लगातार लिखते रहते हैं। साथ ही हमारे साथ तीसरे खास मेहमान हैं कृष्ण मोहन झा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपने पीछे लंबा पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं। तो आप तीनों ही हमारे अतिथियों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमने जो योग के विषय में हमारे साथ योग गुरु सुरेश रमनानी जी यहाँ मौजूद हैं, वे किस तरह से योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कैसे ये साबित करते हैं कि छोटे छोटे से इन प्रयासों से ही योग को बढ़ावा मिलता है और आज इस पूरे विश्व में योग, भारत का योग किस तरह अपना परचम लहरा रहा है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत के योग को आज सारी दुनिया द्वारा खुले हृदय से स्वीकार किया जा रहा है। योग को यह वैश्विक आयाम दिलाने में निश्चित ही शासन प्रशासन के सतत प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इसके साथ ही कई आम लोगों के उन प्रयासों को भी कम कर नहीं आंका जा सकता जो योग के प्रति अपने समर्पण को बयां करते हैं। ऐसी ही एक मिसाल पेश करते हैं भोपाल के सुरेश रमनानी जी, जो कहने को पेशे से एक ऑडिट ऑफिसर हैं, लेकिन इसके बावजूद योग के प्रति उनकी लगन, समर्पण और लोगों को दिया जाने वाला नियमित प्रशिक्षण आज सैकड़ों लोगों को योग, प्राणायाम और ध्यान में पारंगत बना रहा है। ये है सुरेश रमनानी। अपनी दैनिक जिम्मेदारियों से समय निकाल हर रोज ये दिन में 6 बार योग का प्रशिक्षण देते हैं। मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग में बतौर ऑडिट ऑफिसर काम करने वाले सुरेश जी का दिल योग में ही लगता है और वे इसे ही अपना पहला प्यार मानते हैं। योग के प्रति उनकी इस लगन का ही परिणाम है कि अब तक हजारों लोग उनसे योग का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वे योग, प्राणायाम और ध्यान पर कई शोध पत्र भी प्रस्तुत कर चुके हैं और कई बड़ी सभाओं में व्याख्यान देकर वे लोगों को नियमित योग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज हमारे पास बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हों, सभी वर्ग यहाँ पर आते हैं और बहुत अधिक लाभान्वित होते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो मुख्य धारणा रहती है वे आचरण में शुद्धि लाने की, ताकि जैसे जैसे हमारे आचरणों में शुद्धि होती जाएगी वैसे वैसे हम निरोगी भी होते चले जाते हैं, क्योंकि मन की शुद्धि ही तन की शुद्धि का मुख्य आयाम रहता है। सुबह 4 बजे से शुरू हुई सुरेश जी की ये दिनचर्या देर रात 11 बजे जाकर पूरी होती है और इसमें हर रोज तकरीबन 6 से 7 घंटे वे योग का प्रशिक्षण लोगों को देते हैं। इसके लिए उन्होंने विधिवत ढंग से एक योग केंद्र भी स्थापित कर रखा है। ये प्रशिक्षण देने के पीछे रमनानी जी का उद्देश्य कोई अतिरिक्त कमाई करना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना है। उनकी मंशा है कि अधिक से अधिक लोग योग का महत्व समझ शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक और आध्यात्मिक शांति को भी प्राप्त कर सकें। योग आश्रय में अभ्यास करने वाले प्रशिक्षणार्थी योग के इस महत्व को महसूस भी कर रहे हैं। मेरे घुटने में बहुत दर्द था और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन सर के पास आने के बाद सर ने जो सिखाया है हमको, योग से हमको
घुटने से मुझे पूरा पूरा लाभ मिला है। मैं अब अच्छी तरह चल फिर सकता हूँ, वो पूरी योगा करता हूँ सर के साथ, और सर के साथ ही रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सब योग से जुड़ें। सुरेश जी का योग के प्रति यह समर्पण उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी व्यस्तताओं का बहाना बनाकर योग करने से कतराते हैं। योग सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष को ही अपनी महक से सुरभित नहीं करता, बल्कि इसकी ऊर्जा से व्यक्ति का संपूर्ण परिकर ही गुलजार हो जाता है। सुरेश रमनानी जी जैसे लोगों के ये प्रयास देखने में भले छोटे लगते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे मगर महत्वपूर्ण प्रयासों की बदौलत ही आज योग का ये ओमकार नाद इन चार दीवारी के बाहर निकलकर पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। कैमरा पर्सन विनोद डोलेकर के साथ अंकुर जैन, डीडी न्यूज, भोपाल। निश्चित ही सुरेश जी की तरह और भी अन्य जो लोगों के इस तरह के छोटे छोटे प्रयास हैं, उनके ही कारण योग आज पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। सभी लोग योग को खुले हृदय से अपना रहे हैं। सुरेश जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि आप अपने व्यावसायिक जीवन के परे आज सैकड़ों लोगों को योग का प्रशिक्षण देते हैं, तो आपको कब और कैसे योग के इस महत्व का अनुभव हुआ और दूसरों को इसका महत्व बताने के लिए आप क्या करते हैं? जी, मैं एक्चुअली मुझे ये सबसे प्रारंभ में आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले की बात है कि मैं वहाँ से अपने घर से निकला था, मॉर्निंग वॉकर था मैं जी। और एक जगह योग हो रहा था। मैं उस कक्षा में प्रविष्ट हुआ और वहाँ जाकर मैंने देखा कि लोग बाग योग कर रहे हैं बड़ी शांति से, और 2-4 लोग ही थे उस समय, ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं था। लेकिन जो ही हम वहाँ जाकर बैठे और वहाँ से जो हमने अपनी यात्रा, योग यात्रा प्रारंभ करी, और इस यात्रा में अब इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि MSc इन योगा यूनिवर्सिटी टॉपर रहा मैं, और इसके अतिरिक्त अपने कार्यालयीन समय के पश्चात अपने समाज को मैं कुछ देना चाहता था, और उसी परिकल्पना के फलस्वरूप मैंने अपने संगठन बनाया और एक योग आश्रय का संचालन किया। जी, आप, मेरा प्रश्न ये है कि आप कैसे लोगों को इस योग के महत्व के बारे में बताइए। योग कितना जरूरी है, क्यों आवश्यक है, ये आप किस तरह महसूस करते हैं और दूसरों को भी वही संचेतना, वही अनुभूति महसूस कराने की आप कोशिश करते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी। वास्तव में जब हम अपनी तरफ देखें तो हम पाते हैं कि संसार में सबसे सर्वोत्कृष्ट यदि कोई कृति है तो वो भगवान द्वारा बनाई हुई मानव कृति है। जी। और मानव कृति में यदि हमारे साथ में कोई जो विवेक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उस विवेक का हम सदुपयोग अगर पूरे तरीके से नहीं करते हैं तो फिर हमारी जो आगे की स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं। मनुष्य में ये चीज़ बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले उसका विवेक जागृत हो, उसमें निर्भयता आए, उसमें संतोष आए, उसमें सहजता आए, उसमें अपने उत्साह और उमंग से कार्य करने की क्षमता आए, और अपने कर्म के प्रति बहुत जागरूक रहे। तो उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि ये चीज़ अगर हम अपने जीवन के अतिरिक्त दूसरों को भी प्रदान करते हैं, और मैंने दूसरों पर इस पर शोध भी किए और पाया कि जो कुछ लोग जो बहुत कम सोचते थे, कम दिमाग लगाते थे, वे उनका दिमाग बढ़ने लगा, उनकी स्थितियां बढ़ने लगी, उनका स्वास्थ्य में विकास होने लगा। जब स्वास्थ्य में विकास होने लगा तो उनको लगने लगा कि अब हमारे में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, और वे अपने कार्य में बहुत अधिक संलग्न रहने लगे। और विशेष रूप से जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका मेमोरी लेवल बहुत अच्छा बढ़ा, और उन्होंने अपने स्तर पर बहुत अधिक मार्क्स अर्जित करके और अपना स्थान संस्थाओं में ग्रहण किया, अच्छी स्थान पर पहुंचे। तो इस तरह से ये विकास की यात्रा जो है उसी तरह से चली, जो हमने सोचा और हमने जो समझा उसी को हमने आगे बढ़ाया। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं है, जीवन के हर पहलू को, हर आयाम को बेहतर बनाने में योग कहीं ना कहीं मदद करता है। चाहे वो बौद्धिक विकास की बात हो, चाहे मानसिक विकास की, शारीरिक विकास की बात हो, सभी पक्षों के विकास में योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कृष्ण मोहन जी, यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे आपसे पूछना चाहूंगा कि योग को वैश्विक आयाम प्रदान करने में मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई है कि आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में योग, भारत के योग को जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। अब जबकि समूची दुनिया ने इसे मान्यता दी है, तो ऐसे में आगे इसे अपने देश में ही और प्रोत्साहित किए जाने के लिए मीडिया की क्या जिम्मेदारी बनती है? बहुत अच्छी बात कही आपने जैन साहब। जैसा कि अभी आज जो रमानी जी के छोटे से प्रयास को दूरदर्शन ने एक बड़ा रूप दिया, ऐसे ही
पूरे देश के मीडिया ने योग को एक पुनर्जागृत किया और जो योग का माहौल बना है ये मीडिया की देन है। अब देखिए आज से 15 साल पहले, जैसे वीरवानी जी बता भी रहे थे, 15 साल पहले बहुत अवेयरनेस नहीं थी, 2-4 लोग ही मिलकर के योग, लेकिन आज भी हम योग को समझ नहीं पाए। जी हम प्राणायाम व्यायाम तक ही हम योग समझते हैं। योग हमारे जीवन का दर्शन है, हर चीज़ों में जिस ढंग से योग है। आज यदि समझिए कि केंद्र से कोई योजनाएं बन रही हैं और नहीं पहुंच पा रही हैं तो भी एक योग है। जी जब हमारी मनोमस्तिष्क में योग छा जाएगा तो देश की व्यवस्थाओं में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और जो देखिए कि जो हम ज्वलन समस्याओं से जुड़ रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद की बात हो, चाहे वो पर्यावरण की बात हो, जिस दिन हम योग से जुड़ जाएंगे, जिस दिन हम पूरी तरह से योग से जुड़ जाएंगे, उस दिन हम जो है इन सब समस्याओं का निदान हमें मिल जाएगा। जी। और देखिए मीडिया की रही बात, मीडिया लगातार इसको अवेयर करने का प्रयास किया है समाज में। लगातार आप देखिए हर चैनलों में योग को लेकर कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। केवल 21 जून या एक दिन योग दिवस मना करके नहीं, मीडिया हमेशा ही जागृत कर रहा है। जी। अच्छा, तो मीडिया अभी इस वर्तमान स्थिति से मीडिया को आप क्या, क्योंकि चूंकि आप खुद एक मीडिया पर्सन है, लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में मीडिया को, अब विश्व ने योग को अपना लिया है, विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में ही कई लोगों की प्रवृत्ति उसमें नहीं दिखती है, तो ऐसे में क्या खास कार्यक्रम किए जाना चाहिए? देखिए सबसे अच्छी बात ये हुई कि भारत ने विश्व दिवस योग जो है विश्व में मनाया जाने लगा जी। और 21 जून को जो है विश्व योग दिवस के रूप में हमें मान्यता मिली। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। लेकिन जो राजनीतिक प्रयास जिस ढंग से होने चाहिए, जैसे कि माननीय मोदी जी ने, चूंकि उनमें योग से जुड़े हुए हैं, एक योगी हैं, उनमें कुछ करने की चाहत है, तो इस उद्देश्य से योग को जो है समाज के पटल पर रखा गया। और आप देखिए कि जब 21 जून को विश्व में जगह जगह पे योग दिवस के रूप में मनाया गया और लोगों ने बहुत उसके बाद सतत जो है योग करते आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि ये जो प्रक्रिया है निरंतर चलने वाली है। और इसमें भी जब से खास तौर पे हमें लगता है कि जब शैक्षणिक व्यवस्था, जब बच्चों को शुरू से ही पढ़ाया जाए योग के बारे में, क्योंकि यदि योग के प्रति रुचि रहेगी तो आज बहुत सारी समस्याओं से हमें जो सामान्य रूप से ही निजात मिल जाया करेगी। जी बिल्कुल सही बात कही है। अभी तक जो मीडिया ने हासिल किया है वो निश्चित तौर पर सराहनीय, लेकिन यहाँ थमने की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र में अभी और प्रयास किए जाना चाहिए। कई और प्रश्न करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पंकज जी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाता है। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ये है विवेक, एक होनहार बालक। ये है विवेक के पिताजी। इन्हें हाई ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों हैं, लेकिन खाने में चाहिए ऊपर से बहुत सारा नमक और चाय में भरपूर चीनी। और फिर एक दिन अचानक इन्हें लकवा। नतीजा विवेक की पढ़ाई बंद। मजबूरी है, घर का खर्च चलाने के लिए माँ को बाहर काम करना पड़ता है। लकवा मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी है जिसमें अचानक हमारे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। याद रखें, जब कभी भी कोई लकवे का शिकार हो तो उस मरीज को 3 घंटों के अंदर ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लकवे से बचने के लिए ब्लड प्रेशर की नियमित जांच कराएं, धूम्रपान ना करें, शुगर कंट्रोल में रखें, खून में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकें, ज्यादा चिकनाई वाली चीजें ना खाएं। जीवन अनमोल है, इसे लापरवाही में यूं ही ना गंवाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाता है। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं योग के विविध आयामों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आने वाला उसके विशेष संदर्भ में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंकज जी, योग को अक्सर कई चरमपंथी विचारधारा वाले लोग हिंदुत्व विचारधारा से जोड़कर देखते हैं और इसका विरोध इस तरह से किया जाता है कि ये एक पर्टिकुलर विचारधारा से संबंधित है। तो ऐसे लोगों को कैसे ये बताया जाए कि ये किसी व्यक्ति या विचार विशेष की बापौती नहीं बल्कि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है? देखिए अंकुर, मुझे लगता है कि जो लोग योग को किसी धर्म विशेष से जोड़कर चलते हैं उनको धर्म और संस्कृति का भेद नहीं मालूम। योग हमारी संस्कृति है, योग धर्म नहीं है जी। और जिनको योग और धर्म का अंतर मालूम पड़ जाएगा वो शायद इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। और मैं तो जो भी लोग योग को किसी धर्म विशेष से जोड़ते हैं मैं उनको एक उदाहरण दूंगा कि हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं हामिद अंसारी साहब, उनकी धर्म पत्नी जी ने बहुत साफ तौर पर योग के और ओम की इतनी प्रशंसा करी। उन्होंने कहा कि ये धर्म से ऊपर उठ के है। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग योग को धर्म से जोड़कर चल रहे हैं वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वो अपना समाज का और भारत का हित करने की बात कर रहे हैं। योग हमारी संस्कृति का विषय, आज से नहीं आदिकाल से जब भारतवर्ष पर ऋषि मुनियों का युग था उस युग से योग की बात है। और रमनानी साहब इस पर ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे कि जो मेरी जानकारी योग के बारे में है कि महर्षि पतंजलि ने पशु पक्षियों से देखकर योग की क्रियाएं सीखी, उस पर उन्होंने खुद अमल किया और बाद में मानव जाति को एक उपहार देकर गए। तो ये तो भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि योग से हमारी आइडेंटिटी है, भारत की पहचान योग के देश के रूप में है। तो इसलिए मैं उन सबसे आग्रह करूंगा, आज बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया कि योग जो है धर्म नहीं है, योग हमारी संस्कृति है। तो संस्कृति तो मेरे ख्याल से जो भारत में रहता है उसके लिए सबके लिए भारतीय संस्कृति महत्वपूर्ण है। तो योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न और अहम हिस्सा है और जो भी लोग उसको धर्म से जोड़कर चल रहे हैं वो गलती करें, कृपया ऐसा ना करें। सही बात है कि वास्तव में तो प्राणी मात्र के लिए है, जैसा कि कहा भी कि प्राणियों से, जंतुओं से देखकर योग के बारे में पतंजलि ने अपनी जो योग का जितना ही विस्तार किया है वे सारी प्राणियों से, जंतुओं से देखकर उस चीज को आगे बढ़ाया है। और इसी कारण हम देखते हैं कि योग के जो आसनों के नाम हैं वे अधिकतर पशु पक्षियों, जंतुओं के नाम से मिलते जुलते हैं। सुरेश जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं पंकज जी की बात से? जी, मैं पंकज जी की बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि उन्होंने जो बात बताई ये संस्कृति है, हमारी फिलॉसफी है, हमारे जीवन का एक रहन सहन का तरीका है। और यदि हमारी जीवनचर्या ही इतनी सधी हुई रहेगी तो निश्चित मानिए कि फिर हमारी प्रोडक्टिविटी तो बढ़नी है। लेकिन जो प्रोडक्टिविटी को नहीं जानना चाहते, जो अपने देश का सही मूल्यांकन नहीं करना जानते, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये कुछ भी बहाना लेकर कुछ भी बात करना ये तो ठीक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे विश्व में इस बात को प्रसारित किया और इतनी बड़ी हम लोगों की ये हमारी उपलब्धि है कि हमारे जीवन में हम लोगों को हमारे जीवन में इस तरह का देखने को वाकया मिल रहा है कि इस तरह के हमारी संस्कृति को आज पूरे विश्व में स्वीकार किया जा रहा है। वो भी 193 देशों ने इसे अपनाया है। ये निश्चित रूप से बड़ी बात है। और इसके पीछे एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसा अभी बताया गया कि पतंजलि ऋषि जो थे वो 5000 वर्ष पूर्व वो अंजुलि में आए थे, इसीलिए उनका नाम पतंजलि रखा गया था। और 5000 वर्ष पूर्व उन्होंने जो ऋषि मुनियों पर जो देखा, उन्होंने उनका अध्ययन किया, पशु पक्षियों का अध्ययन किया और अपने जानवरों का देखा, वहां पर उन्होंने अध्ययन किया, तो उससे पाया कि वे स्वस्थ कैसे रहते हैं। ये योग हमारी स्वस्थता का प्रतीक है, योग हमारी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। अध्यात्म तो वही है, स्वभाव अध्यात्म उच्चते। जब हमारे स्वभाव में अध्यात्म, हमारे स्वभाव जब उच्च लेवल का हो जाएगा तभी हमारा अध्यात्म जागृत होता है। और अंकुर, आपकी इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आपने बात करी कि 193 देश इसको मान रहे हैं, तो वो 193 देश जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं है। उनकी संस्कृति, उनका धर्म अलग है। तो हमको भारत वासियों को उस पर गौरव करना चाहिए कि जब विश्व के 193 देश जो धर्म संस्कृति से ऊपर उठकर भारतीय संस्कृति के योग को स्वीकार कर रहे हैं, तो यदि हमारे देश में कोई इस पर बात करता है तो शायद वो अच्छी बात नहीं होगी। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि 193 देशों में तो अलग अलग धर्म संस्कृति के लोग हैं। जब उन्होंने इसे स्वीकार किया है तो हमारे देश में ही एक पर्टिकुलर विचारधारा या संस्कृति से जोड़कर देखना कहीं भी सही नहीं है। सुरेश जी, यूं तो दुनिया आज योग को खुले मन से स्वीकार कर रही है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ही लोगों में, और खास तौर से यदि युवाओं की बात की जाए तो उन्हें वेट लिफ्टिंग, क्रंचिंग, एरोबिक्स जैसी अन्य जिमिंग एक्टिविटीज की तरफ तो वे लालायित दिखते हैं, लेकिन योग के प्रति उनमें वैसा उत्साह नजर नहीं आता। तो इन लोगों को कैसे योग के महत्व के बारे में आप जागरूक करते हैं और कैसे उनसे
अपने योग को कैसे इन एक्सरसाइज से बेहतर बताते हैं? देखिए, आपका जो सवाल है वो मैं उसमें थोड़ा विस्तार चाहूंगा। एक्चुअली में अभी तक जो मैं आपका वास्तव में खंडन करूंगा इस बात का कि अभी तक जो होता था वो अब नहीं हो रहा है। अच्छा। बहुत सारी स्थितियां परिवर्तित हो चुकी हैं। आज यूनिवर्सिटीज में योग के जो कोर्स संचालित किए जा रहे हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए बहुत अधिक लंबी कतारें लगी हुई हैं और इस समय तो योग के प्रति बहुत ज्यादा रुझान है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इतना उत्साहपूर्ण कार्य किया है, निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज के व्यक्ति, आज के जो युवा हैं, वे समझ चुके हैं कि हमारी मेमोरी कहां पर हमें यूज करना है, हमारे मैन पावर को हमें कहां यूज करना है। और आज इसीलिए मैं एमएनसीज में ज्यादा वे ही युवा संलग्न हैं जो योग के प्रति रुझान रखते हैं। उन्होंने अच्छा पद पाया है। और एरोबिक्स और वेट लिफ्टिंग, इसमें बॉडी की बहुत ज्यादा खिंचाई हो जाती है और हमें उतना लाभ नहीं मिलता। मन से हम जुड़ नहीं पाते, हमारी मन कहीं और रहता है, शरीर कहीं और रहता है, हमारे अंग कहीं और जाते हैं, हमारा अंतर मन वहां से विचलित होकर ही चंचलता लेकर ही निकलता है। लेकिन योग में जो एकाग्रता मिलती है, मौन मिलता है, शांति मिलती है, अंतरात्मा में एक प्रसन्नता मिलती है, सफलता पाने के लिए मार्ग मिलता है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और इसको आज योग को अपनाकर जो युवा लोग आगे बढ़े हैं वे सफलता के मंजिलों पर अवश्य पहुंच रहे हैं और वे जीवन में और अधिक आगे बढ़ेंगे, ये निश्चित रूप से तय है। बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ शरीर के हष्ट पुष्ट रखने का या शारीरिक स्वास्थ्य का ही माध्यम योग नहीं है, बल्कि जो आत्मिक शांति मिलती है, आज स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उससे निजात दिलाने में भी योग बहुत मदद कर रहा है, लोगों को आध्यात्मिक तौर पर ऊपर उठा रहा है। तो ये योग की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इन सारे पक्षों को जब हम समझेंगे तभी योग के इस बहुआयामी महत्व को समझकर इसे अपनाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कृष्ण मोहन जी, योग दिवस पर स्कूल कॉलेज में बड़े आयोजन सरकार द्वारा किए जाते हैं जिनका मूल उद्देश्य है बच्चों को बचपन से ही योगाभ्यास के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन देखा जाता है कि उस एक दिन तो रस्मी आयोजन के तौर पर बच्चे योग कर लेते हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति निरंतर नहीं बनी रहती। इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि आजकल बच्चों में आ रहा तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे निश्चित ही सिर्फ योग से ही हल किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही अंकुर आपने, क्योंकि आप देखिए कि स्कूल कॉलेजों में यदि प्रारंभ से ही योग की शिक्षा दी जाए तो आज हमें इतनी सब बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज आज़ादी के 67 साल बाद भी हमारे जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं, जो कोर्सेज हैं, उसमें कहीं योग को महत्वपूर्ण स्थान दिया नहीं गया। आप चाहे वो प्राथमिक स्तर की बात हो, माध्यमिक स्तर की बात हो या फिर महाविद्यालय स्तर की बात हो, तो कहीं पे भी योग को जिस ढंग से सम्मान मिलना चाहिए वो हमारे यहाँ सम्मान नहीं मिला। अब आज नए ढंग से इसमें शुरुआत हुई है तो निश्चित रूप से एक स्थान यानी फिर से जागृति लाने में समय तो लगता है, लेकिन आप इस बात ये नहीं कह सकते कि इनकी खाली इतिश्री हो रही है एक दिन में। अब कॉलेजों में देखा जा रहा है, जैसे कि रमानी जी ने ही बताया कि महाविद्यालयों में सतत अब योग की क्लासेस लग रही हैं, योग के प्रति लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, व्याख्यान हो रहे हैं। तो इस प्रकार का क्रम यदि चलता रहा, जो जिस ढंग से विश्व ने अपनाया है उस ढंग से ही पूरे देश में जो आने वाली जो पीढ़ी है वो योग के प्रति बिल्कुल आकर्षित होगी। क्योंकि हमें योग की जो अच्छाइयाँ हैं, जो योग की जो जिस ढंग से हम करें और हमारे जीवन में किस ढंग से बदलाव आ सकता है, इस बारे में यदि बच्चों को पता रहेगा तो निश्चित रूप से बच्चे खुद योग के प्रति आकर्षित होंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही कि शुरुआत से ही स्कूल कॉलेजेस में योग की शिक्षा देने का, बल्कि कहें कि नियमित इसका एक पीरियड्स लगाना चाहिए। क्यों? और ना सिर्फ स्कूलों की ही ये जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए ये भी आवश्यक है कि घर में माता पिता भी बच्चों को योग के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे कि वे दूसरे खेलों की और बच्चों का रुझान रहता है, उसी प्रकार यदि योग के प्रति भी उन्हें प्रेरित किया जाए, इसके महत्व को बताया जाए और इसको भी आनंद का माध्यम यदि बनाया जाए तो बच्चे निश्चित तौर पर शुरुआत से ही योग के प्रति प्रेरित होंगे और इस अपनी प्रवृत्ति को वे जीवन भर बनाए रख सकते हैं। पंकज जी, एक और जो बड़ी बात यहाँ पर आती है और खासतौर से प्रधानमंत्री ने जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में उद्बोधन दिया था उससे जोड़कर देखी जा सकती है, या उन्होंने जो बात कही थी उससे ही संबंधित मैं बात यहाँ पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि योग अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि योग को बदलती जीवन शैली के बीच जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निपटने में भी योग मददगार साबित हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और योग के बीच में आखिर ऐसी क्या कनेक्टिविटी हो सकती है जिससे ये पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं से भी हमें निजात दिला सके? क्योंकि आप एक पर्यावरणविद हैं, तो आपसे इस संबंध में मैं बेहतर आंसर चाहूंगा। बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। और जितना मैं योग, प्रकृति और पर्यावरण के बारे में जानता हूँ उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि जो योगी है वो प्रकृति प्रेमी होता है।
जी हाँ। और जो प्रकृति प्रेमी है वो स्वतः ही पर्यावरण का प्रेमी हो जाता है, क्योंकि यदि आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और ध्यान करते हैं, इसका तात्पर्य बहुत साफ है कि आप प्रकृति, पर्यावरण, हवा, पानी, इन सब का महत्व समझते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की बात बिल्कुल ठीक है कि यदि योग का प्रचार प्रसार करने लगेंगे तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो प्रकृति के सामने चुनौतियां, वो संभवतः उन पर बहुत नियंत्रण लगेगा। तो एक बहुत साधारणतः कनेक्शन है, क्योंकि योग का जो जन्म है वो प्रकृति की गोद में हुआ है, प्रकृति के आधार पर योग निर्मित हुआ है। प्रकृति से जुड़े जीव जंतु, पशु पक्षी और अन्य चीजों को देखकर योग की बारे में महर्षि पतंजलि ने सोचा, योग के आसन उन्होंने निर्धारित किए, उसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान है, तमाम प्रकार की मुद्राएं और भाव भंगिमाएं हैं। तो बहुत साफ है कि जो योगी है वो मन से प्रकृति प्रेमी होता है। तो यदि वो प्रकृति प्रेमी तो पर्यावरण को बचाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है, इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि सारा जो खेल है इस पूरे संसार में वो मन का है। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कोई कहता है कि मन के हारे जीत है, मन के जीते जीते, मन के हारे हार है। तो सब सारी जो बात करते हैं मन के ऊपर करते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि योगी का मन और उसका मस्तिष्क दोनों संतुलन में है तो वो अपने आप ही स्वतः पर्यावरण संतुलन के लिए काम करेगा, प्रकृति संतुलन के लिए काम करेगा और इस संदेश देने का प्रयास करेगा कि आप योग अपनाइए, प्रकृति को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए। जी, बहुत अच्छी बात है कि प्रकृति से ही योग का जन्म हुआ है और इसलिए स्वाभाविक तौर पर जब उसकी पैदाइश ही, उसका जन्म ही यदि प्रकृति की गोद में हुआ है तो निश्चित तौर पर प्रकृति से कनेक्टिविटी इसकी हो ही जाती है। इसके साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में आती है कि वो ये है कि प्रकृति, व्यक्ति के जीवन शैली में जब परिवर्तन आता है तो प्रकृति का, पर्यावरण का, संसाधनों का जो अनावश्यक उपयोग है वो कहीं ना कहीं कम होता है। चाहे हम एसी, कूलर और दूसरी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन की ये सुविधा या विलासिता की जो चीज़ें हैं, उन सुविधा भोगीपना कम होता है। व्यक्ति अंदर से ही स्वस्थ होता है तो वे अन्य दूसरी चीज़ों का उपयोग कम करता है और जब इनका उपयोग कम होता है, संसाधनों का सीमित उपयोग होता है, तो निश्चित तौर पर प्रकृति के संरक्षण में, प्रकृति की बेहतरी में, पर्यावरण के संवर्धन में भी इसका कहीं ना कहीं योगदान होता है। सुरेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपसे अब पूछना चाहूँगा कि योग के बारे में कहा जाता है कि जहाँ योग है वहाँ कोई कमी, अशुद्धता, अज्ञानता और अन्याय नहीं रह सकता। इतने सारे नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सुसंगतियों की वजह योग आखिर कैसे बन सकता है? देखिए, एक्चुअली में योग जो है वो पतंजलि योग दर्शन जो है उसमें आप अगर देखें, 6 दर्शनों में से एक दर्शन योग है और इसमें जो 8 अंग जो विशेष रूप से बताए गए हैं महर्षि पतंजलि ऋषि द्वारा, वे बताए गए हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब यदि हम यम की बात करते हैं तो यम में भी हमारे 5 स्टेजेस हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और यदि हम नियम की बात करते हैं तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अब आप बताइए, अगर हमारे पास सत्यनिष्ठता है जी, और यदि हमारे पास ब्रह्मचर्य है, यदि हमारे पास संतोष है, यदि हमारे पास ईश्वर प्राणिधान है, ईश्वर को मानने की सामर्थ्य है, तो फिर हमसे गलती त्रुटि होती कहाँ है। और एक बात और मैं इस बात में जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे यदि किसी व्यक्ति में करुणा नहीं है, जिस व्यक्ति में कोई प्रेम नहीं, कोई दया नहीं, कोई भाव नहीं, कोई मैत्री नहीं, कोई सहयोग नहीं, तो निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन इन भावों को यदि हम जागृत कर दें, क्योंकि योग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, इन सब का रोल रहता है। और यदि हम मुद्राओं से इन भंगिमाओं को परिवर्तित कर दें, हम मुद्राओं से अपने भावों को परिवर्तित कर दें, हमारे बंधों से हमारी शरीर में ऊर्जा का संचय कर दें, तो हमारी कर्मठता और ज्ञान लेवल दोनों में ही वृद्धि हो जाती है। और निश्चित रूप से माने कि यदि हमारा अंतर्मन शुद्ध हुआ तो ही हम बीमारियों से दूर भागेंगे, दूर हो जाएंगे। और साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि ये योग केवल, अगर इसकी परिभाषा को देखें, WHO के कॉन्सेप्ट को देखें, तो उसमें एक ही बात कही गई है कि जो व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली फिट है वही सच्चा मानव व्यक्ति कहलाता है। ठीक इसी की अगर हम इसको योग में देखें तो योग में भी यही चीजें डेवलप होती हैं, बल्कि इसमें थोड़ा सा एक और कदम जुड़ जाता है कि मेंटली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली के साथ साथ इकोनॉमिकली भी फिट हो जाता है। क्योंकि अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो इस तरफ रुझान किया गया है, तो ये एक बड़ी व्यावसायिक इंडस्ट्री के रूप में भी सामने आया है। इसमें लोग बाग अपने जब ये समझने लगे कि हमारे विदेशी वस्तुओं से हमारे पर क्या,
क्योंकि पहले उसमें सूक्ष्म जो परिवर्तन होते थे वो हमें संज्ञान में ही नहीं आते थे, लेकिन आज हमारे पास इतनी योग्यता आ गई है कि हमारे सूक्ष्म परिवर्तन जो होते हैं हमारे जीवन में वो हमें साक्षात दिखने लगते हैं। तभी हम देसी वस्तुओं को अपनाने लगे, देसी वस्त्रों को अपनाने लगे। खादी आज देखिए कितने लेवल पे ऊपर बढ़ गया है। तो इस तरह से ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट का भी एक माध्यम माना जा रहा है योग। इससे बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है। न केवल इससे इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हो रहा है, बल्कि प्रत्येक इंडस्ट्रीज में कार्य करने वाले व्यक्तियों की क्षमता में वृद्धि हो रही है, क्योंकि इसमें ज्ञान और कर्म दोनों एक पक्षी की भांति, एक पंख तो उसका ज्ञान है, दूसरा उसका कर्म है। जब तक ये दोनों पंखों से नहीं चलता व्यक्ति, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। और ये दोनों ही चीजें अगर कोई संसार में कोई दे सकता है तो वो योग ही दे सकता है। ये प्रूव हो चुका है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने प्रूव कर दिया, ये हमारे वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया। आज की समस्या तो देखें कि डॉक्टर्स जब डॉक्टर के पास जाते हैं, नब्ज जो पकड़ता है तो 500,000 रुपए की फीस ले लेता है। लेकिन अगर जैसे ही वो योग के सेंटर में आता है तो वो 150-200 रुपए देकर भी यदि योग सीखता है तो निश्चित मानिए कि वो बीमारी से दूर हो जाता है, कोसों दूर हो जाता है। ऐसा कोई टैबलेट नहीं बना संसार में इतनी विज्ञान की प्रगति के बाद कि कोई ये कह दे कि मैं टैबलेट खा लूं और 2 साल तक मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी। लेकिन विज्ञान ने ये मान लिया कि योग में ऐसी परंपरा सिद्ध हो चुकी है, ऐसी चीज सिद्ध हो चुकी है कि उससे अगर योग कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से जब तक योग करेगा तब तक वह निरोगी बना रहेगा। जी बिल्कुल, जब तक योग करेगा तब तक तो निरोगी बना ही रहेगा। साथ ही जो पहले के भी यदि कई कदाचित रोग रहे हों वे भी दूर होते हैं। निश्चित रूप साथ ही जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात कही कि कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, रचनात्मकता में वृद्धि होती है, और देश को आज इसकी ही जरूरत है। आज हम युवाओं में कौशल विकास की बात करते हैं, लेकिन वे अंदर से फिट नहीं होंगे, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक तौर पर फिट नहीं होंगे, तो फिर निश्चित तौर पर उनकी जो कार्य कुशलता है, रचनात्मकता से देश और समाज को जो योगदान मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता। पंकज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहाँ अभी रमनानी जी ने बताया उसी से संबंधित है, और वही बात निकलती है कि क्यों ना योग को कॉर्पोरेट कल्चर बना दिया जाए, कॉर्पोरेट्स में से कंपलसरी कर दिया जाए, तो जिससे जो तनाव कॉर्पोरेट का या जो व्यावसायिक तनाव होता है उससे युवा बच सकेंगे और एक बेहतर प्रोडक्टिविटी उनकी सामने आएगी। बहुत अच्छा सवाल और सुझाव दोनों हैं अंकुर आपके। और जहां तक मेरी जानकारी है कि योग अब इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर का तो एक भाग बन चुका है जी। और जो कॉर्पोरेट स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं मोटिवेशन पे भी बात करने कई जगह जाता हूं, तो वहाँ एक बड़ा जो तबका है वो इस बात का पक्षधर है कि यदि आप योग की बात करें, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल पर, इवन आपको यदि मैं खेल की बात करूं, यदि आप इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो आपको यदि उनके जो कैंप लगते हैं तो उसमें मेडिटेशन, योग, आसन, ध्यान, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इसको यदि वो अनिवार्य रूप से स्वीकार कर लें, क्योंकि ये अभी फ्लेक्सिबल है, कुछ इसको अडॉप्ट करते, कुछ को अडॉप्ट नहीं करते, पर जिन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया है, उन कॉर्पोरेट की आप प्रगति और उनके एम्प्लॉयज का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे। और जो नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे जो जिन्होंने योगा को अपना लिया है उनका परफॉर्मेंस का लेवल ऊपर है, क्योंकि जिस ओर रमनानी साहब ने इशारा किया वो साफ संकेत देता है कि आपका यदि ज्ञान और कर्म का दोनों पक्ष यदि मजबूत हो जाएंगे, आप मन से सशक्त हैं, आपके मन में प्रसन्नता और शरीर में स्फूर्ति का भाव है, तो फिर आपके जो कार्य के परिणाम है अपने आप सकारात्मक और अच्छे होने हैं। तो निश्चित तौर पे एक हम भारत ने एक बड़ी मैं कहूँ सफलता हासिल करी है कि 21 जून जो है विश्व योग दिवस के रूप में माना जाता है। लगभग 200 देश इसको मान रहे हैं। तो यदि भारतीय कॉर्पोरेट जो हैं, जो भारत के उद्योग घराने हैं, यदि वो योगा को अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट मान लें, बल्कि कोशिशें करें कि अपने स्टाफ को डेली, या मैं कहता हूँ 7 दिन संभव नहीं तो 5 दिन यदि योग अभ्यास करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आधे पौन घंटे योगा करने की, प्राणायाम और आसन करने की, और जिस दिन अंकुर उसको चूक जाऊं तो लगता है कि कुछ कमी है आज शरीर में, वो स्फूर्ति का स्तर जो है वो नीचे जा रहा है। तो जब मैं ये साधारण तौर पर महसूस करता हूँ तो जो लोग कॉर्पोरेट प्रेशर फील करते हैं उनके लिए निश्चित तौर पर योगा बहुत लाभदायक होगा, और सरकार के साथ साथ जो औद्योगिक घराने उनको भी इस मामले में पहल करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ जो हमको लाभ है वो तो इसका दूसरा पक्ष है। जो इसका एक पक्ष और है कि हम अपनी संस्कृति को मजबूत करें, क्योंकि आज के दौर में जब भारत पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, हमारी संस्कृति और तमाम सारी चीजें पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में कई जगह खराब होती जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि योग
हमको हमारी संस्कृति को बचाने में, हमारी जो क्षमता उसका उन्नयन करने में और हमको अच्छे परिणाम देने में सार्थक सिद्ध होता है। ये प्रमाणित हो चुका है, तो इसको कॉर्पोरेट को निश्चित तौर पर अपनाना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही कि इसे कंपलसरी बनाना बहुत जरूरी है, इसे हर कॉर्पोरेट को, क्योंकि ये उनके लिए ही बेहतर है। ये कोई ऐसा नहीं कि वो अपने एम्प्लॉइज को फ्री टाइम दे रहे हो या उनको कोई मौज उड़ाने का समय दे रहे हैं। यदि उनका मन प्रसन्न रहेगा, वे खुश रहेंगे, तो निश्चित तौर पर वह प्रोडक्टिविटी, वो कार्य कुशलता कॉर्पोरेट्स को, उद्योगों को अपने कार्य में, अपने काम में भी नजर आएगी। और जैसा कि कहा कि योग हमारी प्रवृत्ति का इस तरह से हिस्सा हो जाए कि जिस दिन यदि वो ना हो, जैसे हम खाना ना खा पाएं तो हमें एक कमी का एहसास होता है, यदि पानी ना पिएं तो हमें कमी महसूस होती है, ऐसे ही जिस दिन योग ना हो तो वैसे हमें अंदर से कमी महसूस होना चाहिए। बहुत थोड़ा सा समय है और चलते चलते मैं यहाँ पर कृष्ण मोहन जी आपसे बहुत छोटे में जानना चाहूँगा, क्योंकि वो समय बहुत कम है, कि योग के लिए एक जो लोग योग जानते हैं उन लोगों को अपने स्तर पर क्या काम करना चाहिए, जैसा कि रमनानी जी कर रहे हैं वैसा क्या करना चाहिए, अपने छोटे से स्तर में वे क्या पहल करें? देखिए, निश्चित रूप से योग के लिए सामाजिक जागरूकता, सामाजिक, राजनीतिक और हम कह रहे हैं जो व्यावसायिक संगठन भी हैं, वो सबको योग को लेकर के काम करना चाहिए, ताकि जिस ढंग से समाज में जो तनाव फैला हुआ है, जो आदमी परेशान है, तो उससे उस मुक्त हो पाए। और योग का माहौल पूरा, जैसे हम बार बार यही चर्चा कर रहे हैं कि योग का माहौल, इवन आप जो आप एक कॉलोनी में जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी योग का प्रशिक्षक है, तो वो लोगों को प्रेरित करके योग के बारे में बताए। तो ऐसा जो माहौल, यदि पूरी जन जागरूकता जब तक के नहीं होगी, तब तक कि हम योग को जिस ढंग से स्थापित करना चाहते हैं और जो विश्व में जिस ढंग से हमें सम्मान मिला है, वो सम्मान हमारे आत्मिक रूप से वो नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि जो लोग योग जानते हैं उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है कि वे उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। जिस तरह से रमनानी जी अपने इस ज्ञान का सर्व ओर प्रसार कर रहे हैं और कई लोगों को योग की सकारात्मकता से आगे बढ़ा रहे हैं, उसको सकारात्मकता दे रहे हैं। समय कम है, रमनानी जी अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन अब समय यहाँ पर रह नहीं गया है। जागो ग्राहक जागो की जो बात थी, जी जी, अब साधक जागो साधक जागो, अभी वाली बात बहुत अच्छी बात कही। जिस तरह से जागो ग्राहक जागो कहा जाता है, वैसे ही साधक जागो साधक ये कहना भी जरूरी है, क्योंकि योग से जो जागृति आएगी वह हमारे विभिन्न पक्षों में जागृति का कारण बनेगी। फिलहाल समय इतना ही है, चर्चा को यहीं रोकना होगा। कई दूसरे विषयों पर चर्चा की जा सकती थी, लेकिन समय अभाव के कारण उन सारे पक्षों पर बात करना संभव नहीं है। लेकिन जितनी चर्चा हुई उससे हम निश्चित तौर पर ये अपेक्षा रखते हैं कि लोगों के दिमाग में, दर्शकों के दिमाग में एक छवि इस विषय के संबंध में बनाने में हम कामयाब अवश्य होंगे। फिलहाल रुकते हैं। हमारे तीनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। रमनानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर नए विषय के साथ पुनः आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।